इस अपने एकेडमिक व्यवस्था की मैं बात करूं तो 10th के बाद हमारा ये एकेडमिक व्यवस्था ये मानता है कि यू आर नाउ मैच्योर्ड, यू आर एबल टू टेक अ रेशनल डिसीजन। अब आप 10th से पहले आप मैच्योर्ड नहीं हैं, ऐसी हमारी व्यवस्था कहती है। और इसलिए कहते हैं जो मैं पढ़ाऊं वो पढ़ो, लेकिन 10th के बाद मानते हैं कि हाँ अब आप मैच्योर्ड हुए हैं, और इसलिए 10th के बाद आपको चॉइस दिया जाता है। क्या आप देखे होंगे कि आई हैव 3 चॉइस, 3 स्ट्रीम है हम लोगों का। या तो आप साइंस में आगे बढ़ सकते हैं, या आर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं, या आप कॉमर्स में आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से आप अगर इस क्लास में बैठे हैं तो यू टेक डिसीजन कि हमें कॉमर्स में आगे बढ़ना है। इट मीन्स कि सबसे पहले आप अपने, कहते हैं ना कि औहदा को समझिए, स्टेटस को समझिए कि नाउ अब आप बच्चे नहीं रहे। हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी कहती है कि अब आप इतने समझदार हो गए कि हमें अपना कैरियर किस तरफ आगे बढ़ाना है, ये आप डिसीजन ले सकते हैं। और तभी आपके पास चॉइस का ऑप्शन आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे, यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज़रूरी होता है 11th के स्टेज से आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ किसी ढंग से आज होमवर्क से बच जाए, बस टीचर आज ना देखे, ये सब बच्चों वाली बात हो गई। अब तो हमारे और आपके बीच ऐसा डिस्कशन होना चाहिए कि हमें कॉपी चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े। होमवर्क में कुछ आपके डाउट्स रह जाए, आजा बेटा आ जाइए, डाउट्स रह जाए तो आजा बेटा आ जाए बेटा, तो खुद से अपने डाउट्स लगे, गेट हटा दो बेटा, गेट को हटा दीजिए, खुद से आप अपने डाउट्स मेरे पास लेके आएंगे, यानी अपनी मैच्योरिटी दिखाएंगे। ठीक। सेकंड थिंग कि जब आपको ऑप्शन मिला कि हमारे पास 3 चॉइस हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तो यहां पे मैं देखूं तो हमारे कॉमर्स के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी हुआ है कि भाई चॉइस तभी करेंगे ना जब से पहले थोड़ी जान पहचान करवा दी जाए। तो 10th तक के सिलेबस को इस ढंग से तैयार किया गया है कि साइंस से आपकी जान पहचान हो जाती है। आप फिजिक्स देख लेते हो, केमिस्ट्री देख लेते हो, बायो देख लेते हो, मैथ देख लेते हो। आर्ट्स से भी आपकी जान पहचान हो जाती है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, सब ये सब आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है। लेकिन कॉमर्स बेचारा, हम लोग के टाइम में एक ऑप्शनल पेपर होता भी था, अभी के टाइम में वो भी हटा दिया। अब ऐसी स्थिति में बताइए कि 2 को अपना एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिल रहा है, साइंस अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है, आर्ट्स अपना दिखा रहा है, और कॉमर्स को बेचारे को आप फील्ड में आने ही नहीं दे रहे हो, और उसके बाद कहते हो कि ये 3 ऑप्शन है, इसमें से चॉइस कर लो। तो बहुत से बच्चे तो इसलिए इसको चॉइस नहीं कर पाते कि अभी देखा ही नहीं उसको, यहाँ दोनों देखा है, इसमें से जो पसंद आया हमने ले लिया। शादी करनी है तो बेटा ये लड़के को लड़की और लड़की को लड़के दिखाए जाते हैं। अब यहाँ बेचारे का सामने आया ही नहीं लड़के, अब वो चॉइस करो, ऐसे कैसे करेंगे चॉइस? तो ये कॉमर्स के साथ नाइंसाफी है। अब ऐसी स्थिति में जो बच्चे चॉइस करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं, या तो उनको कोई सीनियर गाइड करते हैं कि नहीं कॉमर्स भी एक बहुत बेहतर ऑप्शन है, कम इनपुट में बेहतर आउटपुट देता है, अच्छा कैरियर ऑप्शंस हैं यहाँ पे भी। नहीं तो हमारे खासकर बिहार में अच्छा बच्चा है, पढ़ने में है, साइंस ले लो। हालत तो ये हो जाती है, कई बच्चे ऐसे कहते हैं, सर देखिए ना कॉमर्स लिए तो मेरे ये चाचा थे, होंगे तुम तो पढ़ने में ठीक था, फिर कॉमर्स क्यों ले लिया? मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जो कैरियर है वो साइंस में। ये नहीं कहता हूँ कैरियर उनके भी अच्छे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम साइंस कॉमर्स के भी बहुत अच्छा कैरियर है, और कम मेहनत में अच्छा कैरियर है। एवरेज माइंड का बच्चा भी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बस इससे थोड़ी जान पहचान करने की जरूरत है।
तो ऐसा सीनियर कुछ गाइड करते हैं कि ये भी एक बेटर ऑप्शन है। और नहीं तो कुछ बच्चे तो हमारे ऐसे भी होते हैं कि सर साइंस देखा पसंद नहीं आया, आर्ट्स भी देखा मजा नहीं आया, तो सोचे है कि चलो थोड़ा कॉमर्स देख लिया जाए। हाँ जी, यानी बाकी को ठुकराया है आपने, इसलिए कॉमर्स को अपनाया है। ऐसे हमारे क्लास में बच्चे हैं क्या? होंगे भी तो बताएंगे नहीं। हाँ देखिए करें सर ये है ना ना सर नहीं। वेरी गुड बेटा, पॉजिटिवली हमें इसे अपनाना, मजबूरी में नहीं अपनाना कि साइंस भी अच्छा नहीं लगा आर्ट्स भी अच्छा नहीं लगा तो क्या करे सर, मजबूरी में कॉमर्स ले लिए। नो, मजबूरी में लीजिएगा तो ये भी बेचारा वैसा ही कहते हैं ना कि रिश्ता ऐसे निभाओ कि सामने वाला प्रभावित हो इन चीजों से। तो दिल से हमें कॉमर्स को लेना है और बेहतर कैरियर है। हम पढ़ने में अच्छे हैं, इसके बाद भी हम अच्छा कॉमर्स लेंगे। दिल्ली में ये समस्या नहीं है, हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत सारे दिल्ली में रहा है। वहाँ जितना साइंस को फोकस करते हैं बच्चे, कॉमर्स को भी फोकस करते हैं, आर्ट्स को भी अपना जो करना होता है वो करते हैं। पर हमारे तरफ ऐसा है कि एक भेड़चाल सी बनी हुई है। तो इसीलिए कॉमर्स एक बेहतर ऑप्शन है, इस बात को आप जरूर समझेंगे और दिल से इसको अपनाएंगे। कैरियर ओरिएंटेड है, आपके सामने भी जो बैठा हुआ है इस कॉमर्स से ही अपना कैरियर बनाया हुआ है बाय प्रोफेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, एक दो नए बच्चे होंगे तो वो भी जान जाएंगे। ये प्रोफेशन बहुत कुछ हमें दिया है, न केवल सिर्फ आपको इमेज अच्छा क्रिएट किया, अदरवाइज आपके आर्थिक रूप से भी आपको बहुत हैंडसम पैकेज दिलवाता है। ऐसे और भी बहुत सारे कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज हैं आपके, तो इसीलिए इसको दिल से अपनाइएगा। प्रॉपर कैरियर ओरिएंटेड है आपका ये कॉमर्स। और दूसरी चीज, इसको अपनाने के लिए थोड़ा वक्त दीजिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी दुविधा यहां पे ये भी है कि साइंस से जान पहचान हो चुकी है, आर्ट से जान पहचान हो चुकी है और इससे अभी बिल्कुल बाकी है। तो जब हम जान पहचान शुरू करेंगे तो नए नए वर्ड्स आएंगे इसमें, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, इन्वेंट्रीज है, ऐसे बहुत से वर्ड जिससे आप बिल्कुल अननोन हो। कई बार बच्चा ऐसा होता है कि ये क्या क्रेडिटर डेटर, ऐसे अच्छा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, खतरनाक तो वो भी वर्ड है, लेकिन वहां यूज्ड टू हो गए हैं आप उससे, इसलिए वो लगता है कि हाँ जाना पहचाना है। लेकिन अभी हम लोग कॉमर्स की दुनिया में आएंगे तो वेरी बिगनिंग बहुत से नए नए वर्ड्स आएंगे, तो ऐसा कभी कभी फील हो जाता है कुछ बच्चों को कि हम किस दुनिया में आ गए, एकदम से नया नया कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो उन्हीं बच्चों को मैं कहता हूं कि बेटा पैसेंस रखना, और 5 से 7 क्लास आप पैसेंस के साथ जैसे चलाए वैसे चलते जाना, और उसके बाद विश्वास दिलाता हूं कि इट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल को रिलेटेड है। जैसे आप पढ़ते हो कभी a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, हाँ जी ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये हम पढ़ा, सॉल्यूशन बना लिया हमने, लेकिन इसका कुछ प्रैक्टिकल कोरिलेशन बताओ, कभी आपको देखने को मिला है क्या? होता है जब कभी मिसाइल लॉन्च होगा ना, वहां पे इसका इंप्लीमेंट होगा, तो उस 16 तक हम नहीं पहुंचते। लेकिन यहां पे हम आपको एक नॉर्मल बिजनेस से कोरिलेट कराएंगे कि हाँ पापा चाचा दादा कह के आपके बिजनेस होते हैं, उस बिजनेस की आपने अकाउंटिंग करनी है, तो उस अकाउंटिंग में कैसे गुड्स आ रहा है जा रहा है, उसको कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका कैसे हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल है। और चीज़ें जब जितनी प्रैक्टिकल होती है, जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, तो उस बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, उसको सीखने में मज़ा भी आता है। तो कॉमर्स की ये खास बात है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है ये आपका, और इसलिए हम चाहेंगे कि शुरुआत में थोड़ा पैसेंस के साथ आप इससे जान पहचान करें। एक बार जान पहचान अगर अच्छे से हो गई तो फिर इससे बेहतर और इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। एक बात और है कि कई बच्चे शुरुआती दौर में आते हैं, 11th में खास करिए, कि सर बोले हैं भैया कि कॉमर्स ले लो, चाचा कि कॉमर्स सर कितना मुश्किल होगा। तो देखिए मैं आपको सिंपल समझाना चाहता हूं कि
मैं तो तीनों देख चुका हूं क्योंकि 10th क्वालिफाई करके मैं भी आया हूं और कॉमर्स की दुनिया में जी रहा हूं। साइंस न्यूमेरिकल में एक्सट्रीम लेवल है, नो डाउट, इसको एक्सेप्ट करना होगा कि वो एक्सट्रीम लेवल है। आर्ट्स न्यूमेरिकल तो नहीं है वहां पे, लेकिन चीजों को मेमोराइज रखना पड़ेगा आपको। बताइए ना, खतरनाक हिस्ट्री, कौन सी घाटी की सभ्यता, किसका, कौन बाबर कब आया था, किसका बर्थडे, क्या यार अपना बर्थडे याद नहीं रहता, किसका किसका कितना याद रखा जाए। तो वहां मेमोरी एक्सट्रीम चाहिए और यहाँ न्यूमेरिकल कैलकुलेटिव माइंड एक्सट्रीम चाहिए। कॉमर्स क्या है, थोड़ा न्यूमेरिकल और थोड़ा मेमोरी। थोड़ा करना आसान होता है। जैसे कभी आप सोचिएगा बैडमिंटन खेलते हैं हम, हाँ छत पे आराम से बैडमिंटन खेल लेते हैं, थोड़ा खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, हमें पीवी सिंधु बनना है, हमें इंटरनेशनल ओलंपिक में जाना है, हमें नेशनल खेलना है, तो बताइए चाहते हैं। लेकिन वो हो गया कि अब आपको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तो फिर वहां पे सब पहुंचना मुश्किल है। लेकिन थोड़ा बैडमिंटन तो खेलने में मजा आता है ना, थोड़ा क्रिकेट खेलते हैं, हाँ एकदम मैच लेते हैं, खेलते हैं क्रिकेट। लेकिन नहीं, हमें वैभव सूर्यवंशी बनना है। वो तो उम्र भी पार हो गई आप लोगों की, बेचारा 14 साल में वहां पहुंच गया है। हमें धोनी बनना है। तो देखिए वो एक्सट्रीम है कि आप किसी चीज को थोड़ा कर लेते हो, am I right or not? कि थोड़ा चेस खेल लेते हो, थोड़ा कैरम खेल लेते हैं और वो इंटरटेन भी करता है हमें। लेकिन हम उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो फिर वो एक आपके लिए एक प्रेशर होता है, एक इस चीजों को कहते हैं ना कि दिन रात एक डिवोटेड वाली बात होती है। तो थोड़ा करना आसान है, इसीलिए न्यूमेरिकल थोड़ा, हाँ सर इंटरटेनिंग होगा, लेकिन एक्सट्रीम ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा मेमोराइज, हाँ सर इतनी चीजें तो मेमोराइज हो जाती है, इससे एक्सट्रीम लेवल ले जाना दिक्कत है। तो कॉमर्स मिली जुला यह पैकेज है, इसमें बहुत न्यूमेरिकल होगा लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं। जैसे मैथमेटिक्स में आप अगर फील कीजिएगा तो अर्थमेटिक्स सबसे आसान एरिया होता है, थोड़ा परसेंटेज है, थोड़ा रेशियो है, थोड़ा प्रॉफिट लॉस है, इंटरेस्ट निकालना है, हाँ उसी में ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, थ्योरम वेरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, आपका अलजेब्रा, तो थोड़ा सा वहाँ पे तकलीफ। उसमें स्टैटिक्स थोड़ा आसान होता है, हाँ सर ये एरिया सब बचाएगा हमें। तो वो सब यहाँ थोड़ा मैथमेटिक्स का भी अर्थमेटिक पार्ट, थोड़ा स्टैट का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। वो सब जो आपका ज्योमेट्री था, ट्रिगोमेट्री था, उन सब चीज़ों से बचाएगा ये। इसी ढंग से आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट भी होंगे, थोड़ा बहुत आसान चीज़ें, एक बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं, ऐसा लगेगा जैसे हम अपने फील करेंगे कि हम अपना बिजनेस में, हम अपने बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं तो क्या करना चाहिए हमें, वो सब थ्योरेटिकल पार्ट होंगे आपके, जो कि अपनाना बहुत आसान होगा। तो कॉम्पिटिटिवली तीनों में अगर मैं बात करूं तो जेन्युइनली ये बहुत आसान है। तीनों में बात करता हूं। कुछ तो ये समझते हैं कि ग्रेडिंग वाइज की साइंस सबसे टफ है, उसके बाद कॉमर्स और उसके बाद आर्ट्स है। नो, मेरा मानना है सबसे आसान है कॉमर्स। और कमाल की बात है, सबसे आसान भी है और कैरियर ओरिएंटेड है। तो भाई कम मेहनत में अगर मेरे अच्छे कैरियर बन रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है हमें भाई कि नहीं हम ज़्यादा मेहनत करके ही चीज़ें करेंगे। तो इसीलिए कॉमर्स को दिल से अपनाइए, बहुत बेहतर है, आसान है, एवरेज माइंड का अच्छा भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है बेटा, तो चलिए आइए हम अपने इस कॉमर्स की दुनिया में इन करते हैं। कॉमर्स की दुनिया की बात करें तो हम लोग बात क्लास 11 से हम लोग शुरू करने वाले हैं कि 11th में कॉमर्स से रिलेटेड आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। द फर्स्ट वन इज accountancy, next one is business studies, and third one is economics. बहुत सारे बच्चे वेल नोन है ब्राउज़र, लेकिन इट्स माय ड्यूटी कि हाँ मैं हर बच्चे को पहले आपके दायरे को समझा दूँ कि ये 3 पेपर हमें डिस्कस करना विच इज़ रिलेटेड टू कॉमर्स। अपार्ट फ्रॉम देम एक आपका इंग्लिश होता है, एक कोई बच्चा फाइन आर्ट्स ले लेता है, कोई पेंटिंग ले लेता है, कोई मैथमेटिक्स भी ले लेता है। ठीक है,
तो इस तरह से 500 की तैयारी करनी होती है। कॉमर्स के लिए ये हमारा 3 सब्जेक्ट है, ठीक। ये तीनों पेपर की तैयारी हम लोग साथ साथ शुरू करेंगे। अकाउंट्स आप डिस्कस करेंगे माई सेल्फ, CA आनंद मोहन। इट मीन्स अकाउंट का डिस्कशन होगा आपका आनंद के साथ, हाँ जी, आनंद मोहन के साथ, ठीक। BST, इसको शॉर्टली बेटा, बिजनेस स्टडी को हम शॉर्टली क्या बोलते हैं, BST। इकोनॉमिक्स को शॉर्टली इको। ये तो आप लोग बहुत जल्दी पकड़ते हो, हाँ सर। कई तो बच्चे हैं कि इतने शॉर्टकट में मेरे से बात करते हैं, उनको SMS लैंग्वेज एक अलग होता है, व्हाट्सएप लैंग्वेज अलग होता है कि मैं घबरा जाता हूँ। अब कोई बच्चा को बोलना है कि R लिखना है, तो पता है वो व्हाट्सएप पे क्या लिखेगा, हाँ सबको पता है, ये केवल R लिख देगा। अब बस सर आप समझ लीजिएगा, अब उसको लिखना होगा कि गुड मॉर्निंग, तो ये GDMR। मैं हैरान रहता हूँ कि ये डिक्शनरी मिलता कहाँ है यार, कोई दे दे मुझे। अब गुड मॉर्निंग सर, GDMRNG सर। अब मैं परेशान रहता हूँ ये बच्चा क्या पूछ रहा है मेरे से। तो ऐसे ऐसे मतलब आपके खतरनाक शॉर्टकट होते हैं। यू को ये यू हो गया, समझ जाइएगा सर, यू लिखे हम सर, ठीक है। खैर ये तो है। तो उसी शॉर्टकट में बिजनेस स्टडी को हम BST और इकोनॉमिक्स को इको हम लोग कहते हैं। और ये दोनों पेपर आप डिस्कस करेंगे KSP सर के साथ। क्लास शेड्यूल जो होगा वो आप लोग प्रॉपर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा आपका क्लास शेड्यूल चेंज किया गया है। क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे CA फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, आप अगर अभी से सिंसियर हैं, प्रोफेशनल कोर्स का सोचते हैं, तो 11th में साथ साथ आप प्री फाउंडेशन, जैसे साइंस वाले बच्चे, अगर आप डिटरमाइंड है कि हमें इंजीनियरिंग करना है तो IITG 11 से शुरू कर देते हैं। आप अगर डिटरमाइंड है कि मुझे मेडिकल में जाना है तो नीट का प्रिपरेशन 11 से शुरू कर देते हैं। वैसे ही अगर हम डिटरमाइंड है कि हमें CA करना है तो वो फाउंडेशन का प्रिपरेशन हम 11 से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ किए भी हैं, और उसका टाइमिंग हमारा 10:45 से होता है। तो हम लोगों ने कुछ टाइमिंग अरेंजमेंट थोड़ा ऐसा किया है कि जो बच्चे खासकर फाउंडेशन से और भी जुड़ सकते हैं, जो बच्चे डिटेल समझ सकते हैं अलग से, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग 11 का क्लास करेंगे और 15 मिनट्स का ब्रेक होगा, और फिर हम लोग CA फाउंडेशन का क्लास कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपका लीजर पीरियड कम हो। तो इसीलिए 8:30 की जगह नाउ आपका नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है उसका टाइमिंग नोट कर लेंगे आप लोग कि अब आपका 9:30 to 10:45 AM ये क्लास होगा, और 15 मिनट्स का हम लोग का क्वेरीज होता है। इसीलिए मैं 1.5 आवर को बच्चों को कहता हूं कि अब अपना शेड्यूल में रखेंगे, ठीक। तो 9:30 to 10:45 हम लोग का क्लास टाइमिंग होगा, और इसमें अकाउंट्स या अकाउंटेंसी ये क्लास चलेगी आपकी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। रूटीन चेंज हो रहा है थोड़ा, तो इसलिए प्रॉपर नोट कर लीजिएगा आप लोग कि टाइमिंग 9:30 से हो गई आपकी, और अकाउंटेंसी की क्लास मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। BST की क्लास आपकी होगी सैटरडे को, और इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी होगी थर्सडे एंड फ्राइडे। तो ये रूटीन नोट कर लेंगे, और उसी रूटीन से आपने बुक्स और रजिस्टर लाने हैं। ठीक है, चलिए बुक्स, अकाउंट की बुक आप बताओ किसकी लोगे? DK गोयल। बहुत सारे बच्चे नीचे देख चुके हैं, ठीक, ब्राउजर आपको मिला होगा। फिर भी हमने कहा सर हमें तो पता ही नहीं था, तो इसीलिए भाई ऑथोराइज्ड रूप से मैं ये चीजें बता देता हूं। BST बिजनेस स्टडी आप किसकी लेंगे? RK सिंगला। ये VK पब्लिकेशन का आता है, लेकिन ध्यान रखेंगे
कुछ बच्चे वीके पब्लिकेशन का पूनम गांधी का उठा के ले आते हैं, तो वो ध्यान रखेंगे हमारा RK सिंगला, ठीक है। और इकोनॉमिक्स वो आपका ओहरी एंड जैन का, ये बुक्स लेना है। और सारे न्यू एडिशन इन द सेंस फॉर 2026 एग्जाम्स, आपके ऊपर में लिखा होगा CBSE फॉर 2026 एग्जाम, ठीक है। ओल्ड एडिशन नहीं, किसी का पास पुराना बचा होता है वो ओल्ड दे देते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि नहीं, न्यू एडिशन आपको लेना है आपका, ठीक। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो ये कुछ हमारे बेसिक इंफॉर्मेशंस थे। अब आइए आज, चूंकि मैं आपको दिख रहा हूं तो निश्चित रूप से आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अकाउंटिंग। कल से वो रूटीन जो हमारा इफेक्टिव कब से होगा, कल से होगा। अब आज आप लोगों को जो एज पर प्री शेड्यूल अकाउंट्स का बताया गया, इसीलिए आज हमारा डिस्कशन अकाउंट्स का होगा। अब हम अपने सब्जेक्ट में इन कर रहे हैं। 3 पेपर में फर्स्ट पेपर हम लोग अकाउंटेंसी का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले सभी बच्चे सभी सब्जेक्ट के लिए सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करेंगे, और रजिस्टर नॉट कॉपी। रजिस्टर बड़ा वाला होता है ना, अब आप बड़े हो गए हो तो बड़ा वाला बुक लेना, रजिस्टर मेंटेन करना है। कॉमर्स में इसकी जरूरत होती है, तो इसीलिए, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग रजिस्टर। आप अगर क्लास होमवर्क भी करते हैं तो 2 रजिस्टर मेंटेन करते हो, तो 2 अलग अलग मेंटेन करना, यानी 6 रजिस्टर लेना, 2 अकाउंट्स के लिए, 2 BST के लिए और 2 इकोनॉमिक्स के लिए। कभी भी अकाउंट्स में BST नहीं नोटिंग होनी चाहिए, BST में अकाउंट्स नहीं नोटिंग होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स नहीं होना है, सबका अलग अलग। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि नहीं सर सबका हम अलग अलग मेंटेन किए हुए हैं, फेयर कॉपी, और एक कॉपी रखते हैं हम रफ, उसमें क्लास में जो पढ़ाई होता है ना रफ में सब ठूस देते हैं। भानुमति का पिटारा होता है वो, क्या आएगा उन BST जैसे 10th में है, साइंस मैथ और सब सर उसी में ठूसते रहते हैं, और घर जाके अस्थिर से हम फेयर करते हैं। प्लीज ये काम ना करें आप लोग। मैं रफ करना जो भी करना है आपको क्लास के लिए मैंने कहा, तो वो अकाउंट से पेज तो वैसे भी जाने हैं आपके, तो अकाउंट्स की कॉपी में केवल अकाउंट्स, BST। क्योंकि देखिए ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि आप जो रफ फेयर मेंटेन करते हो तो धीरे धीरे फासला बढ़ते चला जाता है रफ और फेयर का। शुरुआती दौर में आप पैसिनेटिक होते हो और एकदम रफ फेयर सब साथ चल रहा है, अब धीरे धीरे पता चला 2 क्लास रफ हुआ, अच्छा एक दिन अस्थिर से नोट कर लेंगे, और ऐसे करते करते रफ इतना बढ़ जाता है और फेयर बेचारा भी यहीं चल रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि शुरू से ही ध्यान रखेंगे कि क्या जरूरत है, हम अकाउंट्स का अकाउंट्स में ही नोट करेंगे, चाहे आप उसको जो समझिए, रफ समझिए, फेयर समझिए, अलग में फेयर करना है तो करिए, लेकिन अकाउंट्स अकाउंट्स में ही होना चाहिए केवल, ठीक है। तो टाइम टू टाइम मैं कॉपी चेक करते रहता हूं, और इसीलिए अकाउंट्स की कॉपी में मुझे कुछ और नहीं दिखना चाहिए, बाकी BST और इकोनॉमिक्स तो केस भी से संभालेंगे, ठीक है जी। तो अब हम अकाउंट्स में इन कर रहे हैं। अकाउंट्स में सबसे पहले जो हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द टॉपिक इज बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप फ्रेश पेज पे आप लोग हेडिंग डालेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यूं समझ लीजिए कि अब हम लोग थोड़ा अकाउंट से जान पहचान करना शुरू कर रहे हैं, अकाउंट वर्ड को समझना शुरू कर रहे हैं इस छोटे से टॉपिक से, ठीक है। अभी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि बुक ले लेना है सबको। बुक खोलिएगा अभी तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जैसा चैप्टर आपको बुक में मिलेगा नहीं। पहले हम लोग अच्छे से इस वर्ड अकाउंट को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, फिर हम लोग बुक से कहानी शुरू करेंगे, और पता चलेगा कि जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ तो वैसे तो ये चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कई चैप्टर का क्रक्स है ये, 4-5 चैप्टर शुरू का आपका यही तैयार करवा देगा। तो इसीलिए अभी बुक को छोड़िए, कॉपी पे ध्यान दीजिए और बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम जो अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग होता क्या है, तो आइए हम लोग पहले जानेंगे वर्ड मीनिंग ऑफ
अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कह ले, अकाउंटेंसी कह ले, ये हम लोग इसमें अकाउंटिंग करना ही सीखते हैं। ये अकाउंटिंग होता क्या है? तो एक बात तो सभी को पता होगा कि ये जो कॉमर्स है कहीं ना कहीं थोड़ा बिजनेस से कनेक्टेड है। हाँ जी, मोटे मोटे तौर पे बता, इतना तो आप लोग जानते होंगे कि बिजनेस से इसका क्लोज रिलेशन है। तो किसी भी बिजनेस में जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन, माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, स्टाफ रखते हैं तो उसको सैलरी पे करते हैं। सैलरी समझते हो क्या होता है? हाँ जी, कि भाई किसी एम्प्लॉय स्टाफ को रखते हैं तो हम उसको मंथली कुछ पे करते हैं, विच इज सैलरी। ऐसे मैं इसलिए कहता हूँ सर, इतना तो हो सकता है बहुत सारे बच्चा बिजनेस से कनेक्टिविटी ना हो। तो हमने कहा ना, अभी हम इस चैप्टर में बहुत से नए नए वर्ड यूज करेंगे और धीरे धीरे मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ उस नए वर्ड से आपको रूबरू करवा दूँ। फिर भी अगर कोई वर्ड आपका अनटच रह जाए, आप बेहिचक पूछिए कि सर ये क्या होता है। मैं कभी रेंट बात करूंगा, हो सकता हूँ मैं एज्यूम कर लूँ कि किराया तो समझते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, हो सकता है भाई हम अपने घर में रहते हैं, ना कभी किराया दिया है ना कभी लिया है, हम कहाँ से जानेंगे। तो आप बेहिचक पूछो, सर ये व्हाट इज रेंट, रेंट क्या है, मैं समझाऊंगा उसको। एक एक वर्ड हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो जो अकाउंटिंग की बात हम कर रहे हैं, तो किसी बिजनेस में जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे कि माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, जैसे एम्प्लॉय को हम सैलरी देते हैं, हो सकता है हम अपने शॉप्स, अपने दुकान किराए पे लिए हुए हैं, गोडाउन किराए पे लिए हुए हैं, तो हम किराया पे करते हैं, ठीक। तो इन सब में हमारा ट्रांजेक्शन्स में मनी इन्वॉल्व होता है। तो कहता है इन सब का रिकॉर्ड करो, क्या माल खरीदा है, बेचा है, उसको पेमेंट किया है, उसका उधार है, किराया दिया है, इतना किराया आउट स्टैंड बाकी है, तो ये सब रिकॉर्ड करो। और वही रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। सिंपली अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस कंसर्न या कोई एसोसिएशन की भी बात कर ले, कोई संस्था की भी बात कर ले, उसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसके लेन देन को रिकॉर्ड करना। हाँ, लेन देन कैसा होना चाहिए? विच इज रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड होना चाहिए। तो कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शंस हो रहा है विच रिलेटेड टू मनी, उसको रिकॉर्ड करना ही आपका अकाउंटिंग कहलाता है। तो अकाउंटिंग सिंपली अगर कोई बोले, आपका बुकिश लैंग्वेज में बड़ा लेंदी है, मैं सिंपल बात करता हूं कि बिजनेस या एसोसिएशन, एसोसिएशन में इसलिए लेना हो जैसे कोई संस्था है, कोई मान लो लायंस क्लब है, तो भाई इट इज नॉट बिजनेस। कोई एसोसिएशन है तो वो बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए पैसे का आना जाना वहां भी होता है, डोनेशन से ही पैसे आते हैं, उस पैसे से कोई ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हम उसमें खर्च भी करते हैं, तो वहां भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो चाहे वो बिजनेस हो या कोई एसोसिएशन हो, मनी से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। तो एक लाइन लिखो इसमें, अकाउंटिंग means record the ट्रांजेक्शंस। इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रांजेक्शंस, लेन देन। ट्रांजेक्शंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? लेन देन। कुछ बच्चे कहते सर आई एम इंग्लिश मीडियम, भाई ठीक है, लेकिन फिर भी एजिटेट नहीं करेंगे किसी वर्ड को समझने के लिए। अगर हम उसको हिंदी वर्ड यूज करते भी हैं तो आप लिख लेना उसको, या आपके समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए, हमें यह ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ऑफ एनी बिजनेस और एसोसिएशन। ये बिजनेस का बी कैपिटल कर लो, बिजनेस और एसोसिएशन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, आगे और भी डिटेल बात करेंगे। जैसे हमने कहा कोई संस्था है, लाइक क्लब है, किसी खास ऑब्जेक्ट को आपको पूरा करने के लिए बना, वो सब संस्था, या बिजनेस जो हम पैसे कमाने के लिए हम लोग करते हैं। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ एनी बिजनेस और एसोसिएशन, ठीक, कॉमा विच रिलेटेड टू मनी।
ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? मनी से रिलेटेड। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अकाउंटिंग का सिंपल मीनिंग कि बिजनेस या एसोसिएशन के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन कैसा हो तो रिलेटेड टू मनी हो, दैट इज अकाउंटिंग है। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि सर ये समझ गया कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है बिजनेस के, कैसे करें रिकॉर्ड? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। एकदम हम एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाए? तो इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बड़े बड़े मेरिटोरियस पर्सन ने बहुत अच्छे अच्छे कुछ सिस्टम डेवलप किए हैं, लेकिन आज के दिन में दो ही सिस्टम की बात होती है, एक तो वो भी थोड़ा बहुत, और एक पे ही पूरा सिस्टम हमारा डिपेंडेड है, तो हम केवल उन्हीं दोनों की बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और भी सिस्टम है जो कि रिटेंडेड हो गया, तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। कहता है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आप उसी के नीचे लिखेंगे हमारे कुछ अकाउंटिंग सिस्टम है। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे कुछ अकाउंटिंग सिस्टम है। इसमें दो मेन सिस्टम है, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक दूसरा होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। आज के दिन में ये खासकर दो ही देखने को मिलता है। कभी इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम भी हुआ करता था शायद, अभी तो आप लोग बहुत नए जनरेशन हो, कभी दादाजी नाना जी का कभी कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर पढ़े होंगे आपके घर में, दो छज्जे वगैरह में रखे होंगे, तो कभी शायद देखे होंगे बही हुआ करते थे, पीली कलर की बड़ी बड़ी बही होती थी, उस पर लाल जिल चढ़ा होता था कवर। मुनीम लोग फिल्मों में देखना, मुनीम ऐसे चश्मा गिरा के बैठ के लिखता रहता था। दैट इज योर इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, भारतीय लेखा प्रणाली। अब बिल्कुल रिटेंडेड है। मैंने कहा एक दो बच्चे से कहा हाँ सर मेरे घर में है ऐसा, एक दो जिम में रखा हुआ है, देखा है ये, नहीं तो बाकी कहते नहीं सर आई एम क्वाइट अलोन, बिल्कुल हमें पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। वो तो हमें कभी देखने को गलती से मिल गया था, आप तो बहुत आगे निकल चुके हो। तो इसीलिए अब तो अकाउंटिंग का मतलब ही होता है सर हम देखते हैं हमारा अकाउंटेंट आते हैं, वो कंप्यूटर रखे हुए हैं सिस्टम पे, अपना बैठ के एंट्री वगैरह करते हैं, वही अकाउंटिंग होता है। रियल में आज वही अकाउंटिंग होता है। इसलिए हमने उन वर्ड्स की चर्चा नहीं की। दो ही तरह का, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम भी जो है वो छोटे छोटे बिजनेस के लिए, जैसे मान लो कोई पान का दुकानदार है, कोई चाय वाला है, कोई छोटा सा किराना का दुकान का रखा है, यानी बहुत ज़्यादा हमारे ट्रांजैक्शंस नहीं है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हमें अकाउंटिंग की नॉलेज भी नहीं है। जैसे सोचिए कि कोई चाय वाला है तो अपना हिसाब किताब तो वो भी रखता होगा, तो जो भी ट्रांजैक्शंस होते होंगे रिकॉर्ड तो उसको भी करना है, लेकिन बताइए क्या वो एक प्रॉपर अकाउंट पढ़ के गया हुआ है क्या? तो इसीलिए वो तो सिंपल चाय का बिजनेस करता है। और दूसरी तरफ कि उतना पढ़ा लिखा नहीं है, पता चलता है 5 पढ़ा है 6 पढ़ा है, कहीं तो उतना भी नहीं पढ़े हैं, मुश्किल कोई 10th पास किया। और दूसरी तरफ आजकल तो दे सर एक MBA चाय वाला है, वो MBA करके गया, तो भाई ठीक है एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, वो बड़ा लेवल चला गया। नहीं तो नॉर्मल अगर छोटे की बात करें तो वो खुद भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो प्रॉपर अकाउंटिंग को समझता, और दूसरी तरफ इतना वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि किसी अकाउंटेंट को हायर करे। उतने हमारे बिजनेस स्प्रेड नहीं होता, बिजनेस बड़ा नहीं है हमारा, तो उसको जैसा भी हो उसको खुद मेंटेन करना होता है। तो वो जो मेंटेन करता है, वो जिस सिस्टम को फॉलो करता है, वो सच सिस्टम इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम।
एक चैप्टर ही आपको 11th में ही मिलेगा कि अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम आखिर कैसे काम करता है, एक छोटा छोटा बिजनेसमैन कैसे रिकॉर्ड कर पाता है। तो वो सब हम देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम में। उसको हम लोग दूसरे भाषा में बोलते हैं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, वो काम चलाओ, बस अपना काम चला रहा है वो भी कैसे होता है उसकी चर्चा होगी, एक चैप्टर ही मिलेगा आपको। लेकिन दूसरी तरफ आज के दिन में जो रियल में अकाउंटिंग का मतलब है, जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है, द सिस्टम इज डबल एंट्री सिस्टम। ये सिस्टम आज के दिन में फॉलो हो रहा है कि किसी भी बिजनेस की आप अकाउंटिंग करने जाएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं होती है, एक्सपेक्टेड है कि आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं। आप जो पूरी अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, वो पूरी अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे। हाँ, हमने कहा कि छोटा सा सिंगल एंट्री भी देखेंगे कि वो लोग कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन इन रियली कि जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के लिए जिस अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है, सिस्टम इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। तो रियल में जो हमें आगे जानना है वो किस सिस्टम को जानना है? तो इसी डबल एंट्री सिस्टम पे पूरी बुक आपकी, या यूं समझो कि पूरी अकाउंट ही इसी डबल एंट्री सिस्टम पे मूव करने वाली है। तो एकदम सिक्वल में चलिएगा। सबसे पहले हमने कहा हम लोग अकाउंटिंग शुरू किए हैं, तो ये अकाउंटिंग है क्या? तो हमने कहा बिजनेस एसोसिएशन के ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड हो उसको रिकॉर्ड करना वो अकाउंटिंग है। ठीक है सर, तो हाउ टू रिकॉर्ड? तो रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप किए गए हैं। उस सिस्टम में ठीक है बहुत सारे वेरियस सिस्टम है, लेकिन आज के दिन में जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना है वो सिस्टम कौन सा है? तो डबल एंट्री सिस्टम। तो आइए डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है जरा हम उसको जाने। तो चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग, डबल एंट्री सिस्टम। देखिए डबल एंट्री सिस्टम कुछ इस एजम्पशन पे बेस्ड और बड़ा लॉजिकल भी है कि इस सिस्टम का यह मानना है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है, लेन देन होते हैं, तो उस ट्रांजैक्शंस का दो साइड होता है, दो एस्पेक्ट होता है। लेन देन, ट्रांजैक्शन का डिक्शनरी मीनिंग है लेन देन। इसका मतलब लेन होगा तो देन भी होगा। आप किसी दुकान पे जाते हो कि भैया एक पार्ले जी बिस्किट दीजिए, तो आइए जरा हम उस बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। वो आपको पार्ले जी बिस्किट देगा तो साथ ही साथ बोलेगा कि ये 10 रुपए का बिस्किट है, तो ओके, तो आप उसको क्या करते हो? 10 रुपीज पे करते हो। तो सोचिए, अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए, तो आपने बिस्किट लिया तो 10 रुपए दिया। ठीक इसी तरह बिजनेसमैन कि वो 10 रुपया लिया तो बिस्किट दिया। तो हर ट्रांजैक्शन में देखिएगा कि किसी भी ट्रांजैक्शंस में नाम या लेन देन, तो दो एस्पेक्ट छुपे होते हैं, लेन है तो देन भी है। तो ये अकाउंटिंग सिस्टम यानी डबल एंट्री सिस्टम का यही कहना है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैव अ टू साइड, और इसीलिए कहता है कि रिकॉर्ड द बोथ साइड ऑफ ट्रांजैक्शंस। उस ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को, ऐसा नहीं कि हम दो बार रिकॉर्ड करते, नो, एक ट्रांजैक्शंस के जो दोनों एस्पेक्ट हैं उस दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है डबल एंट्री सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट को, दोनों साइड का वो रिकॉर्ड करता है हमारा। तो बताइए डबल एंट्री सिस्टम वो क्या कहता है कि हमारे हिसाब से हर ट्रांजैक्शंस का दो साइड होता है, दो एस्पेक्ट होता है, और हम उस दोनों एस्पेक्ट, दोनों साइड को रिकॉर्ड करते हैं, और दोनों एस्पेक्ट, दोनों साइड को रिकॉर्ड करने के कारण इसका नाम रखा गया डबल एंट्री सिस्टम। तो एक लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू this accounting system, every transaction
हैव अ टू साइड, हम कहते हैं दो एस्पेक्ट है। एंड रिकॉर्ड द बोथ साइड ऑफ ट्रांजेक्शंस, कि दो साइड है, दो एस्पेक्ट है, और ये दोनों साइड दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। Therefore, it is known as double entry system, और इसलिए हम इसको डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। बताइए, ठीक है? तो चलिए, अकाउंटिंग सिस्टम में हमको डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना है, तो कहा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या? तो ये सिस्टम कहता है कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो हर ट्रांजैक्शन का दो साइड होता है, और हमारे लिए आगे वही चैलेंजिंग होगा सीखना कि वो दो साइड को पकड़ना होगा कि वो दो साइड क्या है। तो दो साइड होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, और उन दोनों साइड को, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना इस सिस्टम का मेन आपका ऑब्जेक्ट है, और इसीलिए सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब वो जरा दो साइड पे हम चर्चा करें। टू साइड ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम के वो दो साइड, तो देखिए ध्यान से कि इन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ भाई डबल एंट्री सिस्टम का दो साइड होगा और दोनों साइड को रिकॉर्ड करो, लेकिन रिकॉर्ड करने में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए उस दोनों साइड का नामकरण किया गया। जैसे बड़ा सिंपल सा आप लोग इस चीज को आप एहसास कर सकते हैं कि भाई आप मान लीजिए कि किसी सज्जन पुरुष के 4 बच्चे हैं। अब उसके 4 बच्चे, ठीक है, अब उसको एक गिलास पानी की जरूरत हुई, तो वो अपने बेटों से कहता है कि बेटा एक गिलास पानी लाना, और ये बात चारों ने सुना। अब एक दूसरे से पापा पानी मांगे, पानी दो। हमसे थोड़ी मांगे हैं, तुमसे मांगे हैं, तुम जाओ पानी देने। कैसे हमसे मांगे? तुम बेटा नहीं है क्या? पापा बोले ना बेटा पानी लाओ, तुम भी बेटा हम भी बेटा है, ठीक है जाओ तुम दे आओ पानी। अब पता चला वो चारों आपस में उलझ रहे हैं, हम नहीं तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन ये है कि भाई 4 बेटे हैं, लेकिन पापा ने किसको बुलाया वो पता ही नहीं चल रहा। तो भाई इसी चीज को क्लियर करने के लिए क्या किया जाता है? चारों का नामकरण कर दिया जाता है कि टुन्नू मुन्नू पुन्नू चुन्नू जो भी हो अपना। अब बोलो, अब उनका चारों का नाम रख दिया, अब वो बोलेंगे कि हाँ ए टुन्नू पानी ला। बताओ कोई कंफ्यूजन होगा क्या कि तुझे बुलाया तुझे बुलाया? क्लियर है। तो बताओ हर छोटी छोटी चीज का हमने, जैसे अच्छा अभी तो आप लोग आएंगे, जैसे लॉ में ना पेज नंबर जैसे कि कितना खासियत होता है, तो हम लोग कभी एहसास नहीं होता उन चीजों का। तो नामकरण का बताइए, उसका इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है कि ऐसे में बहुत सी कंफ्यूजन को दूर करता है ये नामकरण। नहीं तो क्लास में भी बताइए, अगर आपका नाम ना हो, ऑल आर आपका पोस्ट है, आपका डेजिग्नेशन है, यू आर ऑल आर स्टूडेंट्स, तो कभी मुझे किसी को अगर किसी से बात करनी होगी, तो अगर मैं किसी से कोई क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ सर एकदम, तो हम तो आपको देख ही नहीं रहे सर, तो मुझे क्या करना होगा? आपका नाम लेके आपको डिनोट करना होगा। तो इसी ढंग की है
यहां पे भी दो साइड तय हो गया कि हर ट्रांजैक्शन का दो साइड है। तो ठीक है, जब रिकॉर्ड करते समय हम उस दो साइड को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस साइड में कोई कंफ्यूजन ना हो कि हाँ ये पैसा आने वाला का रिकॉर्ड हुआ है, ये बिस्किट जाने वाला का रिकॉर्ड हुआ है, तो कहता है कि उसका नामकरण करो। और इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम के दो साइड का नामकरण किया गया। एक का नाम रखा गया डेबिट और दूसरा का नाम रखा गया क्रेडिट, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ योर अकाउंटिंग। तो आइए उस डबल एंट्री सिस्टम के दो साइड और दो साइड का नाम को जाने। एक का नाम है डेबिट और एक का नाम है क्रेडिट। ये दोनों वर्ड बेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सिंपली इसको समझिए, इट्स जस्ट अ नेम। ये हमने कहा ना, डबल एंट्री सिस्टम का दो साइड था, उस साइड का नामकरण किया गया और नथिंग एल्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। और उस नाम का हम यूज करते रहते हैं। यानी डबल एंट्री सिस्टम के ये दो बेटे हैं, उस दोनों बेटे का नाम रख दिया गया और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बच्चे, मैंने कहा कि इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। सर डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? हम उस मीनिंग की बात नहीं करते। ये अभी सिंपली समझिए कि एक सिर्फ नाम है। उस मेरिटोरियस पर्सन के दिमाग में ये नाम है, डेबिट क्रेडिट रख दिया। हो सकता था कि उनके दिमाग में आ जाता कि हाँ डबल एंट्री सिस्टम का दो साइड, मान लो कोई मूवी देख रहा है उसके हिसाब से रख देता है, एक का नाम दीपिका रख दो और एक का नाम कटरीना रख दो। विश्वास जाने में यही पढ़ा था, डबल एंट्री सिस्टम के दो साइड, एक का नाम दीपिका और एक का नाम कटरीना। ऐसा किया नहीं उन्होंने। अभी क्या रखा है, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले ये डेबिट और क्रेडिट ये समझिएगा, ये है सिर्फ नाम। हालांकि इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि इसका नाम का यूज हम लोग खूब अपनी अकाउंटिंग में करने वाले हैं। हाँ, कैसे बना, उनके दिमाग में कैसे आया, तो उसके लॉजिक के पीछे अगर हम थोड़ा जाएंगे तो वो जो डेबिट वर्ड है ये डेटर वर्ड से बना। डेबिट वर्ड किससे बना? डेटर वर्ड से। डेटर के एसेंस में अगर हम जाएंगे तो डेटर वर्ड बेसिकली किसी पर्सन को डिनोट करता है जो लाइबल टू पे हो। हमने कहा ना, अभी धीरे धीरे सब वर्ड हम लोग खूब सीखेंगे, यूज करेंगे कि ये डेटर वर्ड खूब कॉमर्स में आपके अकाउंट्स में यूज होने वाला है। कि डेटर कौन? तो सिंपली कह सकते हैं पर्सन हु लाइबल टू पे। जैसे मान लीजिए कि आप 11th का क्लास ज्वाइन किए हैं, आपकी फीस स्ट्रक्चर्स बताई गई कि आपका 12,000 फी पे करना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने 4,000 पे किया और 8,000 अभी बैलेंस आप पे ड्यू है। तो उस 8,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, यू आर माई डेटर। आप मेरे देनदार हो, आपको वो पैसा देना है, यू आर लाइबल टू पे। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका मतलब डेटर का सेंस समझ रहे हैं कि वो पर्सन जो लाइबल टू पे है, सच पर्सन इज कॉल्ड डेटर। और उसी डेटर वर्ड से क्या बना है हमारा? डेबिट बना हुआ है। तो डेटर के लिए हम लिख सकते हैं पर्सन हु लाइबल टू पे। हालांकि फिर हमने कहा ना कि जैसे हम किसी का नाम रखते हैं ना, कि किसी का नाम मान लीजिए कि रखा गया, इसका नाम रखो सोम। उन्होंने कहा सोम क्यों रखा? तो सोमवार को इसका जन्म हुआ है ना, इसलिए सोम नाम रख दिया गया। तो कोरिलेशन करते हैं हम लोग। किसी का अच्छा, हमको अक्षय कुमार बहुत अच्छा लगता है इसलिए हमने अपने बेटे का नाम अक्षय रख दिया। तो ये कोरिलेशन होता है, बट नाम तो नाम ही है। तो इसीलिए नाम निकला बहुत जरूर है डेटर से, लेकिन अपने आप में सबसे पहले समझिएगा कि इट्स जस्ट अ नेम, डेबिट एंड नेक्स्ट वन इज क्रेडिट। ठीक उसी तरह से अगर हम क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट वर्ड क्रेडिटर से बना है। दो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में अगर देखा जाए तो जब लेन देन होता है तो जो पर्सन पैसा पे करने के लिए लायबल होता है उसको हम डेटर कहते हैं, और दूसरी तरफ
जो पैसा लेने का इंटाइटल्ड होता है, जैसे हमारे की मैं बात करूं तो 4,000 आपने पे किया और 8,000 अभी भी आप पे बैलेंस ड्यू है, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो यू आर माई डेटर। लेकिन जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो मैं क्या हूं आपके लिए, मैं हो जाऊंगा क्रेडिटर, लेनदार हूं मैं आपका। आई एम एंटाइटल्ड टू रिसीव, मैं उस पैसे लेने का हक रखता हूं। तो इसी ढंग से बिजनेस में जब ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो मान लीजिए किसी से हमने 5 लाख रुपए का माल खरीदा, अभी उसका पेमेंट नहीं गया है, तो फिर वो सप्लायर मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, उसको पैसे देने हैं अभी, ठीक है, वो इंटाइटल टू रिसीव है। और हमने उसमें से 2 लाख का माल किसी को बेचा, और बेचा तो उससे पैसा फिर हमको लेना है, तो फिर जिसको बेचा वो मेरा क्या हो जाएगा, डेटर, और जिससे मैंने खरीदा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। तो सिंपल सी बात है कि जो पैसा जिसको लाइबल है देने का, उसे लेना है हमें, तो वो डेटर, और जो इंटाइटल टू रिसीव है, जो लेने का हक रखता है, वो मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख सकता हूं, पर्सन हु entitled to received। बताइए, ठीक है। देखिए ध्यान से, अभी हम सिर्फ कहना, हम अपने अकाउंटिंग को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने शुरुआत की कि भाई ये अकाउंटिंग होता क्या है, तो हमने देखा वेरी सिंपल वर्ड्स कि भाई बिजनेस या एसोसिएशन के ट्रांजैक्शंस विच रिलेटेड टू मनी, जो पैसों से रिलेटेड हो, उसका रिकॉर्ड करना वो अकाउंट है, वो अकाउंटिंग है। कैसे रिकॉर्ड करें, तो हमने कहा कुछ अकाउंटिंग सिस्टम है, वो सिस्टम में हम किस सिस्टम को फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो ट्रांजैक्शन का 2 साइड 2 एस्पेक्ट होता है, और उस दोनों साइड को रिकॉर्ड करना वो हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक, फिर आगे बात की कि ठीक है, जो 2 साइड की बात कर रहे हैं, पहले आइए उस 2 साइड में कंफ्यूजन ना हो तो उसका नामकरण कर दिया जाए। तो डबल एंट्री सिस्टम के दोनों साइड का नामकरण किया गया, एक का नाम रखा गया डेबिट और दूसरे का नाम रखा गया क्रेडिट। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब मेन समस्या आगे, अच्छा सर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उस ट्रांजैक्शन का 2 साइड कौन, और कौन होगा डेबिट और कौन होगा क्रेडिट, किसे डेबिट करेंगे और किसे क्रेडिट करेंगे, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हम चीज़ों से जान पहचान बढ़ाएं, तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। अगली क्लास में हमारी पूरी चर्चा यही होगी कि किसे करेंगे डेबिट, किसे करेंगे क्रेडिट। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारा अकाउंट्स कितने तरह का होता है और उसका कैसे कोरिलेशन होगा कि किसे करेंगे डेबिट, किसे करेंगे क्रेडिट। इस पे चर्चा करेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं। जितनी बातें लिखाई घर पे जाके 2 बार 4 बार आपको पढ़ लेना है, धीरे धीरे हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।